पहले यह देखना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, किस बात से ध्यान भटकाने के लिए छापा पड़ा होगा। दिल्ली में अगर छापे पड़ेंगे तो किसके कवरेज पर असर पड़ेगा। बिहार में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बलराम पाटिल ने भी रिसर्च से बताया है कि कैसे उनके क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर का खेल हुआ और उन्होंने चुनाव से पहले शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहां छापा पड़ा होगा। देश के नागरिकों से नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे कागज मांगा जा रहा है और यहां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। क्या इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर छापा पड़ा होगा। इस तरह से देखा कीजिए। फिर यह भी देखा कीजिए कि ईडी की टीम बीजेपी के मंत्रियों के घर पर क्यों नहीं छापे मारती है। उसके बाद यह भी देखा कीजिए कि विपक्ष को फंसाने के लिए ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हुआ और ईडी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई। तब आपको समझ में आएगा कि सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से है या विपक्ष को मिटा देने की साजिश से। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में वन एवं ऊर्जा मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि खनन माफिया से पैसा लेकर बीजेपी ने 30 करोड़ की एफडी कराई। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में आ गए हैं। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, जो अब बीजेपी में हैं और हरिद्वार से भाजपा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सही है, लेकिन एफडी 30 नहीं 27 करोड़ की है और बीजेपी ने टेबल के नीचे से पैसे का लेन देन नहीं किया। अवैध खनन करने वाले सिंडिकेट से चेक के जरिए बीजेपी की उत्तराखंड यूनिट को चंदा दिलाया गया। ठेकेदारों से भी करोड़ों का चंदा लिया गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद आरोप लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत धमकी दे रहे हैं, उनके पास सबूत है, उजागर कर देंगे। यह भी याद रखना चाहिए कि इसी जुलाई में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दायर की है हरक सिंह रावत के खिलाफ। तो हो सकता है इस वजह से दावे कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्टि कर दी है कि अवैध खनन वालों से चंदा लिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में अवैध खनन का मामला उठा रहे हैं। बीजेपी के मौजूदा सांसद आरोप लगा रहे हैं उनके क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है। राज्य के खनन सचिव उनके आरोपों को निराधार बताते हैं, कहते हैं खनन से तो राजस्व बढ़ा है। उनके बयान को ही काफी मान लिया जाता है और ईडी, सीबीआई खनन माफियाओं के पीछे नहीं जाती है। क्या उत्तराखंड खनन माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है? क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? पता लगाना चाहिए कि इन माफियाओं के लाभार्थी कौन कौन है। जब जांच नहीं होगी, पत्रकार इन माफियाओं के करप्शन का पता नहीं लगाएंगे, उनकी जान से लेकर नौकरी को खतरा आम हो जाएगा। तब ऐसे में आपके लिए उपदेश देना आसान तो होगा ही कि सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। जब जांच ही नहीं होगी, खबर नहीं छपेगी, तो भ्रष्टाचार के किस्से कैसे सामने आएंगे। अब आपकी ही पार्टी के सांसद आरोप लगा रहे हैं, तब भी आप जांच नहीं करा रहे। अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी पर आरोप लगा दें कि अवैध खनन माफिया ने चेक से चंदा दिया है, तो उसी वक्त पार्टी मुख्यालय और नेताओं के घर पर ईडी से लेकर सीबीआई धावा बोल चुकी होती। मुख्यमंत्री रहते हुए 5 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल रहे। उस केस को भी त्वरित गति से अंतिम नतीजे पर आज तक नहीं पहुंचाया जा सका। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल में रहे, उनके केस को भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचाया जा सका है। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, उनका केस भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा। सत्येंद्र जैन 1.5 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, वह केस भी धीमी गति के समाचार की तरह चल रहा है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक केस में सीबीआई ने जांच भी बंद की है। कितने आरोप लगे कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इन सबको जेल में डाला गया ताकि सरकार ही ना चल सके। ऐसा नहीं था कि केवल आरोप लगे, हाईकोर्ट से कई बार जमानत नहीं मिली, कुछ नया नहीं मिल रहा था, फिर भी जमानत नहीं मिल रही थी। तब कई महीनों की जेल के बाद जमानत मिली भी तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत के समय क्या क्या नहीं कहा है, जिससे पता चलता है कि ईडी का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक,
कुछ समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज की 26 अगस्त की सुबह उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा। मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि ईडी के अधिकारी उनसे जुड़े 13 स्थानों पर छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच चल रही है। खबरों में रिपोर्ट हो रहा है कि यह मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से संबंधित है जिनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के आरोप लगे हैं। 2018-19 में करीब 5600 करोड़ की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, लेकिन काम में 3 साल की देरी हुई और लागत बढ़ती चली गई, जिसके चलते वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठे। अगस्त 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार की कुछ स्वास्थ्य परियोजनाओं में घोटाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून 2025 में मामला दर्ज किया और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी। उस समय संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने कहा था लगभग 3 साल और 800 करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी 1100 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना केवल 50% पूरी हुई है। यह भी कहा था कि शिकायत के सत्यापन से पता चला कि ज्वालापुरी और मादीपुर के सरकारी अस्पतालों में सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना अनधिकृत अतिरिक्त निर्माण किया गया। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। ये जांच जो है अस्पताल बनाने के निर्णय को लेकर नहीं है। ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। तो आप इतना बता दें कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किसी भी तरह के उपकरण या कंस्ट्रक्शन को लेकर आपने कोई अनुमति दी थी कि नहीं दी? इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो मैं तो कहता हूं सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, फर्क यह नहीं पड़ता कि चोरों की बारात में चेहरा किसका है। फर्क यह है कि पूरी की बारात ही बारात चोरों की है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे पड़े। मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद इस्तीफा देना होगा। इसके लिए 130वें संविधान संशोधन का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इस कारण भी सौरभ भारद्वाज को टारगेट किया गया। समाचार एजेंसी ANI से गृहमंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन के बचाव में कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। ट्विटर पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए, बाद में वो दोष मुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? छापा पड़ने से एक शाम पहले सौरभ भारद्वाज ने इसी मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीयूष गोयल का बयान है, कहते जेल से सरकार नहीं चल सकती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एलजी के कई बार बयान दिए गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, जेल से सरकार नहीं चलेगी।
इनके वीरेंद्र सचदेवा के बयान है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इनके ऊपर से नीचे तक जितने भी मंत्री हैं, जो भी इन्होंने पढ़ाई करी है, कानून की पढ़ाई की है, जो भी करी है, असली की है, नकली की है, जो भी है इनके पास, ये सारे पढ़े लिखे मिलके कह देते कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। और अरविंद केजरीवाल ने अकेले साबित कर दिया कि इनकी की पूरी बटालियन ऊपर से नीचे तक अज्ञानी और अनपढ़, इन्हें पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जेल से सरकार चल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है, इसलिए इन्होंने ऊपर से नीचे तक हर जगह चले गए कोर्ट में। कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को संवैधानिक तौर पे नहीं हटा पाया। तो अरविंद केजरीवाल को संविधान की समझ इनकी पूरी बटालियन से ज्यादा है। नंबर 1, हम कहते थे कि सरकार जेल से चलेगी, ये कह रहे थे नहीं चलेगी। हम कह रहे थे चल रही है, ये कह रहे नहीं चल रही। आज इनका प्रवक्ता चीख रहा है कि 160 दिन इन्होंने जेल से सरकार चलाई। हम तो पहले ही कह रहे थे जेल से सरकार चल सकती है, और हमने चला के दिखा दी। और इन्होंने आज मान लिया कि हाँ, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक तौर पे भी सही थे, और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं जेल से सरकार चला के दिखाऊंगा, वो अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखा दी। आज इनके प्रवक्ता ने खुद मान लिया कि 160 दिन जेल से सरकार चली। अब आखिरी बात जो हम आपको पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि ये कानून अरविंद केजरीवाल के लिए ही लाया गया है। केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई, इसमें अनैतिकता खोजी जा रही है, लेकिन केजरीवाल या विपक्ष के नेता को एजेंसी के इस्तेमाल से फंसाया गया होगा, जेल में डाला गया, इसमें अनैतिकता क्यों नहीं खोजी जा रही है? क्या गृहमंत्री अमित शाह भूल गए कि जब केजरीवाल के जेल जाने पर इस्तीफा देने को लेकर बार बार याचिकाएं दायर होने लगीं, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर इसी तरह याचिकाएं आती रहीं तो हमें जुर्माना लगाना पड़ेगा, या केजरीवाल के ऊपर है कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़े। फिर नैतिकता का सवाल अब क्यों खड़ा किया जा रहा है? गृहमंत्री अपने विभाग के तहत काम करने वाली जांच एजेंसियों के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और ईडी वित्त मंत्रालय के तहत। क्या इन जांच एजेंसियों को नैतिकता, निष्पक्षता और निर्भीकता की जरूरत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था कि सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि उसे ऐसा दिखना भी चाहिए। इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई और गिरफ्तारी पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। कानून के शासन द्वारा संचालित कार्यात्मक लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। सीजर की पत्नी की तरह जांच एजेंसी को भी निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ समय पहले इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो यह होनी चाहिए कि तोता पिंजरे से बाहर आ गया है। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सब कहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई दे, इसके लिए उनकी सरकार ने, उनके मंत्रालय ने कौन से कदम उठाए हैं? वे इस बहस में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को सामने क्यों नहीं लाते? सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने छापेमारी की। क्या यह बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? क्या सरकारी संस्थाओं का काम यही रह गया है कि उनके इस्तेमाल से राजनीतिक मुद्दों को न्यूज में मैनेज किया जा सके? इसी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के मामले में क्या हुआ? ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में सामने आया है कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ कैश दिया। संजय सिंह के घर की तलाशी हुई। अक्टूबर 2023 में गिरफ्तारी हो गई। 6 महीने तक जेल में रहे और इस दौरान ईडी उनकी जमानत का विरोध करती रही। 6 महीने की जेल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का मामला पहुंचा, तब कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा, संजय सिंह के मामले में किसी प्रकार के पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है, तब भी आप उन्हें जेल में क्यों रखना चाहते हैं? अगर आप रखना चाहते हैं तो इस बारे में आदेश लेकर आइए।
कोर्ट के यह कहने के बाद ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, एजेंसी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले संजय सिंह को जमानत मिली, मगर प्रचार का सारा समय उनका जेल में ही चला गया। आम आदमी पार्टी छापेमारी के विरोध में उतर आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसी के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। इतिहास में किसी पार्टी को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज पर रेड करवाकर बीजेपी प्रधानमंत्री की डिग्री के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। जिस समय केस दर्ज हुआ उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। पूरा केस ही गलत है। सत्येंद्र जैन के मामले से साफ है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए। इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट कि आप ईडी और सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन इतनी खराब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्रुक बोलता है, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बंद पिंजरे में तोता है वो। और आरोप भी आपने कब के लगाए हैं? उस पीरियड की इरेगुलरिटीज आप बता रहे हैं जब सौरभ भारद्वाज हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे। उस समय उस टाइम पीरियड में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी थे, और सत्येंद्र जैन जी के केस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कैसे क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है। 3 साल उनको जेल में रखा, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको फैमिली को प्रताड़ित किया गया। छापे के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर आक्रामक हो गई। यह मसला अरविंद केजरीवाल ने ही उठाया था, जिसके कारण अमित शाह और अरुण जेटली को डिग्री दिखानी पड़ी। लेकिन उसके बाद डिग्री को लेकर नए नए सवाल खड़े हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी। तब आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर इसे लेकर बवाल मचा दिया, कई सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल के आईआईटी खड़गपुर का डिटेल भी दिखाया जाने लगा, जो आरटीआई से हासिल किया गया था। कहा गया कि एक नेता का सब कुछ सामने है तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा सकती। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके विधायकों के यहां लगातार छापेमारी हुई और उसके साथ साथ मंत्रियों के यहां शुरू हो गई। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और साथ साथ सांसद संजीव अरोड़ा के यहां भी छापेमारी हुई। बाद में संजीव अरोड़ा ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सहायकों के घर पर छापेमारी हुई। आज तक इन सभी मामलों में जांच कहां तक पहुंची है, कोई स्पष्टता नहीं। ईडी पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या उसके निदेशक और सरकार को नजर नहीं आती? 7 अगस्त की खबर है, हर जगह छपी मिलेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भूयान और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच एक मामले में सुनवाई कर रही थी। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी, छानबीन और जब्ती की शक्तियों को जायज ठहराया था। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान जस्टिस भूयान ने कहा ईडी को कानून के दायरों में रहते हुए ही काम करना चाहिए, अपराधियों की तरह नहीं। अपने एक फैसले में मैंने ये बात नोट की है कि पिछले 5 वर्षों में ईडी ने 5000 शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन सजा की दर 10% से भी कम है। हम ईडी की छवि को लेकर भी परेशान हैं। 5-6 साल कस्टडी में रहने के बाद अगर कोई बरी होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। 5 साल तक जेल में रहने के बाद अगर कोई बरी किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी तय की जाती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह सवाल किया। हालत यह है कि मोदी सरकार नैतिकता के नाम पर ऐसा कानून ला रही है जिसमें 30 दिनों तक बेल ना मिले तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। और तर्क यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी इस दायरे में रखा है। क्या ईडी के निदेशक कह सकते हैं कि अगर जरूरत हुई तो वे प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार कर सकते हैं? कार्रवाई छोड़िए, क्या वे सिर्फ यह बात मीडिया के सामने आकर कह सकते हैं? इसी मार्च की खबर है। सीपीआईएम के सांसद ए रहीम ने सवाल किया, क्या सरकार बताएगी कि पिछले 10 वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ ईडी के कितने मामले दर्ज हुए हैं? उनके इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई आंकड़ा जमा नहीं किया जाता है। अपने जवाब में उन्होंने जो जानकारी दी उससे पता चला कि पिछले 10 वर्षों में ईडी द्वारा दायर किए गए 193 मामलों में सिर्फ 2 में दोष सिद्धि की जा सकी है। सिर्फ 2 में। 10 वर्षों में सबसे ज्यादा 32 मामले 2022 से 23 के बीच दर्ज हुए, चुनाव से ठीक पहले के वर्ष में। तो ये रिकॉर्ड है। अगर विपक्ष के सांसदों ने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर हल्ला नहीं किया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती, संसद में जानकारी ना मांगी होती और सुप्रीम कोर्ट में बार बार फटकार ना लगाई गई होती, तो किसी को पता नहीं चलता कि किस तरह से इस देश की नौकरशाही का इस्तेमाल कर मदर ऑफ डेमोक्रेसी के विपक्ष को खत्म करने का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हेमंत सोरेन से लेकर आम आदमी पार्टी तक की एक ही कहानी, एक ही स्क्रिप्ट है। क्या आप ये खाली कुर्सियां भूल गए? लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की बड़ी रैली हुई। अलग अलग दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के नाम की कुर्सी। उस वक्त दोनों जेल में थे। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यही कहा, उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं है। प्रथम दृष्टया जमीन कब्जे का मामला कमजोर लगता है। तब भी हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। कभी आपने सुना है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के तरीकों में बदलाव लाना चाहती है, जवाबदेही लाना चाहती है, ताकि किसी को फंसाने का काम ना हो सके? अगर ईडी के जरिए छापे मारकर विपक्ष को डराना ही है तो इतना क्यों करना है? एक कानून और बना दीजिए कि भारत में विपक्ष नहीं रहेगा। विपक्ष के होने से ईडी को छापे मारने पड़ते हैं, ईडी को फालतू काम करना होता है। ईडी को अब आराम मिल सके इसलिए विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी ही अब विपक्ष नियुक्त करेगी, जैसे उत्तराखंड में बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अवैध खनन के आरोप लगा रहे हैं और उनकी ही राज्य सरकार के सचिव खंडन कर रहे हैं। इसे मान लिया जा रहा है। ऐलान कर दीजिए इसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का मतलब होगा उनसे प्राइवेट जानकारी लेना, इसलिए किसी सवाल का जवाब वे नहीं देंगे।